अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसका सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं 2018 के कुछ बयानात। 2018 से पहले इमरान खान साहब के नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या थे और अब क्या हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये इतना बड़ा तज़ाद क्यों आया इन बयानात में, पहले क्या इंटरेस्ट थे और अब क्या वजह बनी कि वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट नज़र आते हैं बोलते हुए। और इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोग्राम में, वो हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने और रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला दे दिया है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये क्या मामला है। और तीसरा एक बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला सामने आया। शेख रशीद साहब ने काफली के बारे में, काफली को ब्लैक मेलर कह दिया और उस पर लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई। मोने सिलाही ने क्या जवाब दिया और ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आदिल गिलानी साहब, साबिक सफ़ीर और दानिश्वर। उनसे बात करेंगे, उनका तज्ज़िया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर 2018 से पहले की अगर हम इमरान खान साहब के तकारीर का अगर हवाला दे दें, जिक्र करें आज, तो वो क्या कहते थे पीपल्स पार्टी के बारे में, PMLN के बारे में, और आज तो बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ फरमाते हैं। देखिए, इनकी इमरान खान साहब ने कौम को जो है ये बताया है पिछले 3 महीने से, जब से उन्होंने छोड़ा है, को निकाला गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से, कि मैं 26 साल से जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ मैं, जो कि गलत है। और ये इनकी अपनी तकरीरों में आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनेंगे। मैं अपनी तकरीर पहले शुरू करता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो APC में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। क्योंकि अब तक पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी वो तहरीक नहीं चला सकती थी। अब तक हम बंद कमरों में सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते थे, बातें करते थे। अब पहली दफा वो जमातें इकट्ठी हुई हैं जो अमली तौर पे जद्दोजहद करने के लिए तैयार हुई हैं। मियां साहब, आपको एक मैं बात कह दूं कि जनरल मुशर्रफ आप पे काफी मेहरबान रहा है। सुनने मेरी बात, वो मेहरबान ऐसे रहा है कि उसने आपकी पार्टी के सारे 2 नंबर लोटों को उठा के काफली पे डाल दिया। यानी कि उसने वो काम किया आपकी पार्टी के लिए जो आप खुद भी नहीं कर सकते। जी सर। 1 मेगावाट बिजली हुकूमत ने नहीं दी, 1 मेगावाट। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ और IPPs बेनजीर के। जो आज अब बिजली के मसले आ रहे हैं, जो बेचारे लोग गर्मियों में बिजली के बगैर रह रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 7 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स थे। मैं आपको बताऊं, महंगाई से इसलिए डरती है और इसलिए बेनजीर और नवाज शरीफ IMF की बातें नहीं मान रहे थे, इसलिए नहीं मान रहे थे। उन्हें पता था अगली इलेक्शन में अवाम से वोट लेनी है। इन दोनों को, ना शौकत अली मुशर्रफ को क्या पता कि अवाम क्या होते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं अवाम। ये तो निकलते हैं, सड़कें बंद करवा देते हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बंद कर देते हैं। इनको तो पता ही नहीं पाकिस्तानी अवाम क्या है, इनको तो पता ही नहीं कि आज अवाम के हालात क्या हैं। अब सोचे ना कि ये जो महंगाई जो बढ़ी है, आम आदमी, अब देखिए पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हो गई, पाकिस्तान में नहीं कम हो रही। ये इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हुकूमत क्या जनरल मुशर्रफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई एक डाकू है? परवेज लाई जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। सर ये थे वो स्टेटमेंट। एक और भी बयान आ रहा है। जी जी। पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। हमारा इस वक्त आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। जी सर। ये देखें, ये इमरान खान साहब के ख्यालात थे पिछले दौर में चौधरी परवेज इलाही के बारे में कि सबसे बड़ा डाकू है। चौधरी शुजात की तारीफ करते थे, ये अभी की बात है। और पीपल पार्टी की और नून लीग की और नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे। ये सब का सब जो इनका चलता चला आ रहा है 2010 में कि ये जमहूरियत आई है तो नवाज शरीफ की वजह से आई।
सब पार्टियां मिल गई, बिजली है तो इनकी वजह से, सड़कें हैं तो इनकी वजह से। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़ीरो हुई है। कैसे कह रहे हैं कि 26 साल से मैं डाकुओं के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। जो उनको डाकू कहते थे ये शुरू से, उसका नाम था, अभी इसके आपने खुदा उनके मुंह से सुना, परवेज़ इलाही। उसको इन्होंने अपनी पार्टी के सारे जो वहाँ पे वोट थे 180 170 वो उसकी झोली में डाल दिए, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल के खिलाफ है। इनके जो वोट होते हैं, इलेक्शन होता है तो इमरान खान की पार्टी को वोट मिले थे, इमरान पब्लिक ने दिया था कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ को वोट दिया था अगेंस्ट डाकू परवेज़ इलाही, जो उन्होंने कहा था डाकू है, ये डाकू है, डाकू है। अब उन वोटों से इन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने मेंबरान को कहा कि ये सारे वोट जो है उस डाकू की झोली में डाल दो, जिसकी 10 सीटें हैं 350 के ऐवान में। तो ये पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि ये सब इनकी बातें जो हैं वो झूठ पे चल रही हैं, और इनके झूठ की वजह से ही इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रहा है, और सारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है, इनको बात करनी नहीं आती, इनको काम करना नहीं आता, इनके अकाउंट्स इनके जो सारे गलत हैं, इनके फॉरेन फंडिंग केस के, अब देखिए लेटेस्ट आया है कि इनके पास जो पैसा है फॉरेन फंडिंग केस का, उसमें 8 साल से इनके केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फैसला नहीं दे रहा। ये कौन सा इंसाफ है? क्यों फैसला नहीं आ रहा? 8 साल से एक आदमी ने अगर जुर्म किया है तो जुर्म करने का उसको 1 महीना 2 महीना 4 महीने के अंदर उसको पकड़ के करे। इलेक्शन कमीशन 3 चेंज हो गए, वो क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा कि इससे ऑर्डर ले रहे हैं ये कोर्टों से। सही। और कोर्ट के जजेस का जो हाल है, अब आपको मैं जज का बताऊंगा जब आएगा कि क्या हो रहा है, कि वो अपनी नए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट फैसले ले रहे हैं। और एक जज ने तो अपना जो फैसला दिया था इमरान खान के फेवर में, दूसरे के अंदर उसने इमरान खान के चौधरी शुजात ने जो वोट का कहा था उसके अगेंस्ट दिया, जो पहले उसने इमरान खान के फेवर में दिया था। और कहता है कि जज जो है वो उसको इजाज़त है कि वो पहले गलत फैसले को ठीक कर ले, दूसरे को धोखा दे दे। तो मुल्क तो तबाह हो गया ना, ये जुडिशरी की और पूरी की पूरी सिस्टम जो है पाकिस्तान की, इस इकोनॉमी, ये जो डॉलर बैठा है ये इमरान खान के सिग्नेचर की वजह से बैठा है, कि इन्होंने जो IMF के साथ साइन किया था कि स्टेट बैंक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और वो जो है सारा का सारा स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो गया, लॉ पास करा दिया। वरना ये डॉलर 50 रुपये जो महंगा हुआ है पिछले 4 महीने में, ये इनकी वजह से हुआ है कि ये साइन करके गए थे। बिल्कुल। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड आ रही है इमरान खान साहब का, कि इनके कहते हैं अमेरिका के खिलाफ के साथ, अमेरिका ने मुझे निकाला है, अमेरिका तो इनको 8 साल तक किराया देता रहा इनके अपार्टमेंट का, जो कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है, E17 में है इस्लामाबाद में। सही। और वो जो किराया देता रहा है, अगर 4 लाख भी किराया है तो 48 लाख पे कम से कम उसका 10% भी टैक्स लगाया, तो 5-6 लाख रुपए साधारण टैक्स है। इन्होंने उसके टैक्स भी नहीं दिया है, और अमेरिका पैसा लेते रहे और उनको गाली। मतलब ये तो पब्लिक को बता नहीं रहे हैं सही बात क्या है, पब्लिक को झूठ बता रहे हैं। और इनके क्योंकि एक अपनी शख्सियत की, इनकी पुरानी क्रिकेट की वजह से जो है लोग उसको पसंद करते हैं, और कौम के जो जवान हैं नए पैदा हैं जो कि, लेकिन सर क्या आप नहीं समझते कि जो एक पढ़ा लिखा तबका है अवाम का, जो इन सारी चीज़ों की समझ बूझ रखते हैं, वो तो ये सारे बयानात, ये सारी बातें उनको तो याद हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर तो रहती हैं, लेकिन शायद खान साहब भूल जाते हैं। नहीं, मगर जो इनको चाहने वाले हैं वो, अब इनका अब ये देखें कि अभी लेटेस्ट तो इनका ये आया ना कि इन्होंने कहा कि जो यानी बयानात आ रहे हैं कि जो इमरान खान को वोट नहीं देगा वो शिरक करेगा। जी बिल्कुल। ये कुरान में, या उसका मकसद ये है कि नौज़ुबिल्लाह ये जो है शिरक को, आपको पता है क्या होता है शिरक? शिरक का है से जो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और को सजदा करना। अल्लाह की ज़ात जो है वो वाहिद है और कोई उसके साथ नहीं हो सकता। ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। कि मुझे वोट नहीं देगा वो शिरक तो करेगा। मतलब कौन हो तुम? बिल्कुल। क्या तुम अल्लाह हो? ये मज़हब का गलत इस्तेमाल करके और कच्चे जहनों के दिमाग के अंदर ये बिठा रहे हैं। बिल्कुल। और इसके ये साइकी है,
और इसके जो है दुनिया में हमेशा से, आपको पता है कि इस्लाम के एक ईरान के अंदर आया था हसन बिन सबा, उसने जो है वो एक जन्नत बनाई थी ज़मीन पे, पूरे हैं और वो और सारे के सारे उसमें नहरें शराब की, तो कि जो जन्नत का कंसेप्ट है कुरान में, उसने जन्नत बनाई और उसने अपनी टीम बनाई फ़िज़ाइयीन की और कहा कि भाई ये जन्नत है। उसके बाद उनसे कहता कि जाके लड़ाई करो अगेंस्ट, वो शिया था, उसने अगेंस्ट नॉन शिया लड़ाई करके वो सुसाइड बम्बर बनते थे वो, और उसकी पूरी की पूरी जो है वो एक उसने नया मज़हब बना दिया था। फिर वो क्रूसेड वार हुई तो इसने क्रूसेड में क्रिश्चियन के साथ मिल के फाइट की अगेंस्ट मुसलमानों के, वो फिर मारा गया और फिर इसको ख़त्म किया, इसकी पूरी जो इसने सेक्ट बनाया था, जो एक कल्ट बनाया था, इसने उस कल्ट को मारा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। यही चीज़ जो है वो अकबर बादशाह ने दीन इलाही बना दिया था, यही चीज़ कादियानी की उसने बना दिया नया फ़िरका। तो ये इमरान खान साहब जो है इस्लाम का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों से मिलता जुलता नज़र आ रहा है ये। फिर इन्होंने कहा कि शिर्क का मतलब ये है कि आपने अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा किया। अब आप देख रहे हैं कि इनके पास इन्होंने जाके पाक पटन में सजदा किया, बिल्कुल, और इनके बीवी के जो पहले शोहर हैं वो पाक पटन में सड़क पे सजदा करते जा रहे हैं। मकसद ये क्या है, ये नज़र नहीं आ रहा लोगों को। बिल्कुल। तो हमारा कहना ये है कि भाई कौम को जो है वो यानी कंफ्यूज करने में, कौम को जो है वो या बेवकूफ़ बनाने में, जो है वो जो ये किरदार है पीटीआई का, वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल। और इसकी वजह से यानी हालांकि इनके हुकूमत में 9 साल से KPK के अंदर ये हैं, 9 साल से कहते हैं कि अभी हमें बच्चे नहीं, 9 साल से बैठे हुए वहाँ पे। बिल्कुल। 4 साल उन्होंने फेडरल में हुकूमत की है। क्या इनका कारनामा है? एक भी मुझे प्रोजेक्ट दिखा दें। इन्होंने जो लोन लिया है वो 10, जो पाकिस्तान 70 साल में लोन लिया उससे ज़्यादा लोन इन्होंने लिया है, वो कहाँ खर्च किया है वो। मतलब इनका जो है सारा का सारा बयानिया जो है वो झूठ पे कायम है, और इस झूठ को जो एक्सपोज किया है वो अभी फाइनेंशियल टाइम ने एक्सपोज किया है। सही सर, इस पर भी बात करनी है लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आप इजाज़त दें ब्रेक ले लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले सर हम बात कर रहे थे करप्शन की एक और दास्तान फाइनेंशियल टाइम्स ने आया की है। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम की मैं भी आपको बताता हूँ एक और, आप ये स्लाइड देख रहे हैं इसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस के लिए जो है वो स्पेशल सिगरेट बनते हैं, पानी की बॉटल्स आती हैं, उनके अपने लिखा हुआ होता है प्राइम मिनिस्टर के। वो तो ये आज इनको निकले हुए 4 महीने हो गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के। अभी इनकी आप देख रहे हैं कि स्लाइड आ रही है कि ये वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर जो है वो पानी की बोतल जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की रखी हुई है। तो यानी वो एक ट्वीट आई है किसी बदर शहबाज की, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो है ये कितनी हज़ारों बोतलें वहाँ से चोरी करके भागे। मतलब जैसे वो तोशा खाना का केस है, ये अगला केस निकल के आ रहा है इनका। तो पानी भी स्टॉक किया हुआ है, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं, या स्टॉक किया है या अभी भी वहीं से मंगवा के ये सोशल मीडिया जो है वो हर चीज़ बता देता है, मगर इसका इनको जवाब देना चाहिए कि गलत है। ये हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ हो, मगर कोई जवाब नहीं आया इसको आज 24 घंटे हो गए चलते हुए। अच्छा, मैं बता था फाइनेंशियल टाइम में जो आया है कि इसके अंदर बहुत बड़ा, यानी वाकई तो पूरा मीडिया बता रहा है क्या हुआ है कि ये इसकी जो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, फॉरेन फंडिंग में इजाज़त नहीं है कि कोई भी नॉन पाकिस्तानी फ़ंड करे, कोई भी कंपनी फ़ंड करे, कोई भी गैर पाकिस्तानी फ़ंड करे। ये 3 रिस्ट्रिक्शन हैं। तो इनकी फंडिंग के अंदर जो अभी फाइनेंशियल टाइम ने डिस्क्लोज किया है कि नॉन पाकिस्तानी ने फंडिंग की है। वो है फैसल बैंक पाकिस्तान का चेयरमैन, अबू धाबी का मिनिस्टर, उसने $2 मिलियन जो है वो दिए आरिफ नकवी को, और आरिफ नकवी ने वो भेजे
अबराज की तरफ से पीटीआई के अकाउंट में। सही। अब वो चीज़ ये है कि फॉरेन नेशनल भी हो गया वो, हम्म, जो दुबई का मिनिस्टर है, और पाकिस्तान में कंपनी का जो है चेयरमैन तो कंपनी की तरफ से गए। दूसरा, इन्होंने जो आप देख रहे हैं इसके अंदर के मेन इशू है कि इलेक्ट्रिक जो है वो अबराज ग्रुप की है। सही। के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो मसले चल रहे हैं। और जब ये इमरान खान साहब आए थे तो ये इनके साथ बैठे हुए थे पहली फाइनेंशियल मीटिंग में, और इमरान खान साहब ने वो मजीद कौन था वो डीजी एफआईए को कहा था, आईजी एफआईए को, तुमने इसके खिलाफ क्यों केस किया है, मरवा दिया इसको के इलेक्ट्रिक को, और इनके खिलाफ वापस लोग केसेस। तो उसमें ये था कि ये डिफ़ॉल्ट थे, ये सुई गैस के जो है 40,000 रुपये देने थे उन्होंने। तो उसमें ये बताया है, फाइनेंशियल टाइम ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि आरिफ नकवी ने एक वॉल्टन क्रिकेट क्लब बनाया था और चैरिटी के लिए पैसा जमा करता था इंग्लैंड में, चैरिटी के लिए बनाया था, और चैरिटी मैचेस कराता था क्रिकेट के। तो एक मैच उसने, इमरान खान भी उसके अंदर शामिल थे मैच खेलने में। 2,500-3 हज़ार पाउंड का टिकट होता था, पैसा के चैरिटी के लिए लोग देते थे कि चैरिटी में जाएगा तो उसकी अपनी अमन फाउंडेशन है, कई चैरिटी के काम करता है वो। उसने पैसा भेजा $1.3 मिलियन पीटीआई के अकाउंट में। ओके। और वो जो अकाउंट में आया पीटीआई के, वो भेजा उन्होंने तारिक शफ़ी के नाम पे। तारिक शफ़ी ने जो है वो पैसा उनको दे दिया होगा, और वो पैसा जो है यानी वॉल्टन क्रिकेट क्लब की तरफ से आया, कंपनी की तरफ से आया। वो पैसा जो है अबराज ने के इलेक्ट्रिक को डेबिट कर दिया, यानी के इलेक्ट्रिक के जो खर्चे थे उसमें शामिल हो गया वो। तो जो 13 लाख पाउंड है, 13 लाख डॉलर या पाउंड जो है, वो जो है टैरिफ जब उनका कैलकुलेट होता है महीने, उसके अंदर वो डाल दिया, खर्चा बढ़ा दिया कि हमने ये खर्च किया है, और वो नेपरा ने उनकी टैरिफ। तो हम ये जो डोनेशन देता है इमरान खान को, वो ये कह रहा है फाइनेंशियल टाइम कि वो पब्लिक के फंड चले गए उसके अंदर, हमारे बिजली के बिल बढ़े हैं इसकी वजह से। ओके। तो ये करप्शन और उसकी मिसाल है, और इसको जो डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल टाइम ने, ये बहुत बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा केस है ये। आप क्या समझते हैं इस पर कुछ होगी मज़ीद कार्रवाई? ये कार्रवाई तो पहले तो उसने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के बाद एक चीज़ जब प्रूव आएगी, ये डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, सही। वो डॉक्यूमेंट बाहर आएंगे तो फिर ये नैब का केस बनेगा, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा, फिर ये इनकम टैक्स का FBI का केस बनेगा। इसमें तो बहुत सारे मतलब ये है कि आप देखें ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है कंपनियों से लेने की इजाज़त नहीं है पैसा, क्योंकि कंपनी से लेके सीट पे आके उसको मदद करें, और ये प्रूव हो गया इसमें कि अबराज ने इनको पैसा दिया, इन्होंने मदद की उसको के इलेक्ट्रिक में। सही। वो उसका जो चाइना के साथ एग्रीमेंट चल रहा है वो नहीं हो रहा, उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी आगे जो चल के जो हैं ये एक्सपोज होंगी, और आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा केस है ये जो फाइनेंशियल टाइम। सर, अभी जैसे खान साहब जिस पुरजोश अंदाज में इंतखाबात का मुतालिबा लेकर बैठे हैं, आप क्या नहीं समझते कि अगले इंतखाबात तक ये वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों? वो कुछ नहीं चाहते, वो जान बचाना चाह रहे हैं अपनी। वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन निकाल दे। देखें ना, इंतखाब उसके पीछे यही वजह है कि ये सब जो अब करप्शन की कहानियां ये सामने आने का खदशा है। उसको फंसने का खतरा है, सामने तो आ गई हैं, उसमें फंसने का इनका खतरा ये है कि अगर ये बैठे रहे, अपोजिशन पार्टियां जो थी उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, इनके केसेस बाहर आएंगे। वो केस कौन सुनेगा? वो केस सुनेगा अता बंदियाल, बिल्कुल। वो केस सुनेगा नैब, जावेद क्या नाम था उसका, जस्टिस जावेद इकबाल। वो अगर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर सुनेगा। तो जावेद इकबाल साहब को इन्होंने अक्टूबर में रिटायर हो गए थे, उसको एक्सटेंशन देते रहे कि उनको तो ब्लैकमेल भी किया, अलग केस खुल गया उनका, वो उसका केस भी इमरान खान के ऊपर आ गया है, उसकी भी कमेटी बन गई है। सही। ये चीज़ है कि इसके अंदर जो करप्शन के केसेस हैं अब इनके आएंगे, तो ये इलेक्शन के अंदर इसलिए नहीं ये झूठ बोल रहे हैं पब्लिक को कि मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूँ, ये जाना
इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर इलेक्शन में जाना ही है तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ तब मैं इलेक्शन में मुसाफी आऊँगा हूँ। और मैं अपोजिशन से बात नहीं करूँगा, ये चोर हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इनसे बात नहीं। भाई आप अगर बात नहीं करेंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट कौन बनाएगा? बिल्कुल। अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं, तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। सही अगर सही। इलेक्शन आप इस चेयरमैन के नीचे नहीं जाते जो इलेक्शन कमिश्नर है, तो नया इलेक्शन कमिश्नर आपकी मर्जी से तो नहीं आएगा, बल्कि इन्होंने तो ये भी शुरू कर दिया था। अभी जब अगले में बताऊंगा कि जब ये इनके खिलाफ फैसला आया था, उनको हटाया गया, तो चीफ जस्टिस अदला बंदियाल की उन्होंने पूरी की पूरी एक्सपोज कर दी थी कि ये बेईमान हैं और इनके तस्वीरों को वहाँ जाके लंदन में चप्पल मार रहे थे चारों की, और कि उनकी बेटी जो है वो उसकी कयूम के भाई की बीवी है, बच्चे की बीवी है और सब कुछ है। तो ये मतलब इस किस्म के तो ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे ऊपर कुछ कि वो केस खुद नहीं है। बच सके। यानी हम ये भी कह सकते हैं सर कि ये जो वावेला मचाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, वो अवाम की तवज्जो बटाने के लिए भी है एक तरह से। आवाम को तो यानी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, तवज्जो बताना। तवज्जो ये कि इन्होंने पता है कि ये इन्हें पता है कि मैंने ये सारे करप्शन किए, चोरी तोशा खाना में, करप्शन में, मलिक रियाज से पैसा लिया 50 अरब का रोज, सारा का सारा। अब उसको बयानिया ये बना रहे हैं कि ये सब झूठ है, कि ये कर दें कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये और ये सारा का सारा ये नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो है गलत कैसे निकाल रहे हैं, मैं तो बड़ा पायस हूँ। ये पायस को तो भाई चलो शहबाज शरीफ इसके अगेंस्ट है, इलेक्शन कमिश्नर तो इसके अगेंस्ट नहीं है, उसको तो इसी ने लगाया था, फाइनेंशियल टाइम्स तो इसके अगेंस्ट नहीं है। तो अगले में आप देखेंगे क्या होता है कि इसको तो बहुत बड़ा ये केस है। सही सही। सर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हुकूमत ने कासिफ आजीज़ा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने और रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया है, तो क्या कहते हैं आप इस देखिए ये खबर को केस लेकर? जो है काजी फैज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान की शहजाद अकबर की साजिश थी, सही। और इस साजिश के तहत जो है ये इन्होंने एक केस फाइल किया था। यानी स्टेट कैप्चर क्या कहते हैं, स्टेट कैप्चर जो है पाकिस्तान की करप्शन में टॉप नंबर पे है, और उसके अंदर स्टेट कैप्चर है। स्टेट कैप्चर है कि हुकूमती इदारों को जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। तो ये अपने मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये अपने मकसद के लिए नैब को इस्तेमाल करते हैं, ये अपने मतलब के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरे पास बजट पास नहीं होता था तो मुझे ISI को कहता था, वो मुझे अपोजिशन की वोट ला के देती थी। तो ये स्टेट कैप्चर है ये। तो ये स्टेट कैप्चर जो है, ये काजी फैज़ ईसा का जो केस था, वो काजी फैज़ ईसा जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट और पाकिस्तान के मायानाज जज हैं, और वो अभी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। उन्होंने जो एक जो केस का फैसला किया था फैज़ाबाद के धरने का, उसमें कहा था कि उनके सारे एक्टरों को सज़ा दी जाएगी। उसमें आर्मी भी थी, उसके अंदर PTI भी थी, उसमें शेख रशीद भी था। तो वो केस जो है उसमें चला, तो उसकी वजह से इसके इन्होंने एक करप्शन का केस निकाला इनका ये, और ये करप्शन का केस उनके शहजाद अकबर ने दिया, वो केस जो है वो ख़त्म हुआ। उस पर भी माफ़ी मांगी उन्होंने, अब जाके कि जी मैं तो ईमानदार आदमी है, मुझसे तो गलती हो गई। तो उसके जो सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल इसका फैसला आया था, और काजी फैज़ ईसा को उन्होंने कहा दिया था कि ऐसा कोई कसूर नहीं है, उसके खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। वो रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट ने वापस ले ली है। अब जो वापस ले ली है तो इसके अंदर जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से उनको सज़ाएँ मिलेंगी कि जिसने वो गलत केस बनाया था। वो स्टार्टिंग विद शहजाद अकबर जो भाग गया है, फिर उस वक्त के अटॉर्नी जनरल, फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, फिर उस वक्त के जो है वो प्रेसिडेंट, उन सबों को जो है वो एक सिटिंग जज के खिलाफ फेक केस बनाने का अब चलेगा मुकदमा चलेगा, और उस मुकदमे में उनको सज़ा होगी। प्रेसिडेंट को तो वो है एमनेस्टी है अंडर द लॉ, बाकियों पे चलेगा। तो ये इसका असर ये आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के इसके साथ साथ FBR के एक्स चेयरमैन है उसका भी आएगा, जिन्होंने गलत इसको फॉलो किया था।
सुप्रीम कोर्ट का जो मसला आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो है उन्होंने 3 का बेंच बना हुआ है और इस बेंच ने 3 के बेंच ने पाकिस्तान को जो है तबाही की ज़रूरत डाल दी है। ये 3 का बेंच के आप देखेंगे तीनों जजेस के, एक जज से चीफ जस्टिस ने अता बंदियाल, उसके बारे में तो पीटीआई ने खुद ही एक्सपोज कर दिया कि उनका क्या कैरेक्टर है। दूसरे हैं एजाजुल हक, एजाजुल एहसन। एजाजुल एहसन का इनका वो देखें कैरेक्टर ये है कि ये निसार साकिब निसार ने इनको इसके खिलाफ नवाज शरीफ के केस में लगाया था सही। और उसको इन्होंने बना दिया था जब उसके नैब के केस करवाए थे, एक उसका रेफरी जज बना दिया था। फिर और भी बहुत चीज़ें, मगर इसका जो मेन इशू है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है कि जब इमरान खान का जो एक प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट है टावर, वहाँ पे जो ट्विन टावर हैं हयात, उसमें इलीगल बना था वो। उसमें उनमें 2 टावर है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की दिए सिर्फ, और आज उनकी 15-20 करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी। और वो केस जो है वो इलीगल था, वो उसको CDA ने कैंसिल कर दिया, कोर्ट में चले गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया अतर मिर्ज़ा को। अतर मिर्ज़ा उसमें चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उसकी रिव्यू पिटिशन भी ख़त्म कर दी। तो उसके केस जो है पिटीशन जो है लेके चले गए इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में बेंच में बैठे हुए थे और एजाजुल एहसन आ गए। एजाज क्या नाम है, एजाजुल एहसन नाम है ना, कहा एजाजुल एहसन साहब जो हैं, जो वो टावर है हयात एजेंसी वाला, उसके ठेकेदार के वो लीगल एडवाइजर। और जब उसको उन्होंने पास कराया था तो वो उसके लीगल एडवाइजर थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ये। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है आपके सुप्रीम कोर्ट के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे कि बड़ा क्लियर कट। सर, ये कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इस पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर से आपको प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में खुशामदीद कहेंगे। सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट पर हम बात कर रहे थे। क्या होता है सुप्रीम कोर्ट? एजाजुल एहसन की बात कर रहे थे कि इनको जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वो इस केस में नहीं बैठ सकते थे। ये कोड ऑफ कंडक्ट इनका जो है ये 2 सितंबर 2009 का है और इसके अंदर आर्टिकल 4 में है, A judge must rigidly refrain from entering into or continuing any business dealing, however unimportant it may be, with any party to a case before him. Should the dealing be unavoidable, he must discontinue his connection with the case. मतलब कोई अगर है बिजनेस डीलिंग है उनके साथ तो वो हट जाता है ये। A judge must refuse to deal with any case in which he has a connection with one party or its lawyer more than the other, or even with both parties and their lawyers. तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर उसका एक पार्टी से कनेक्शन है तो एक पार्टी का ये लॉयर था और इसी केस में लॉयर था, बिल्कुल इसी बिल्डिंग को इसने पास कराया था सिटी से। ये लिखा हुआ, ये सारा का सारा आपके डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं, जो अखबार की खबर है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अगर गलत है तो अखबार की खबर गलत है, तो ये अगर सही है तो इनको इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही शुड नॉट हैव हर्ड द केस। और अब अगर उन्होंने देख लिया है, बैठ गए हैं, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट पे एक्शन होना चाहिए कि इन्होंने इलीगल किया है। तीसरे जो जज हैं इसके अंदर मुनीर अख्तर साहब बेंच के। मुनीर अख्तर साहब का जो रोल है वो ये है कि मेरिट के उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। वो 4थे नंबर पे जूनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट के, उनको साकिब निसार जो है वो लेके आ गए थे और बना दिया था सुप्रीम कोर्ट का जज। साकिब निसार का जो रोल है वो ये है कि साकिब निसार को खुद किसने बनाया था। साकिब निसार जो है वो उसको खालिद अनवर मुस्लिम लीग नून के जब मिनिस्टर थे वो उनको डायरेक्ट फ्रॉम बार काउंसिल ही ब्रॉट हिम एज अ सेक्रेटरी, लॉ फेडरल सेक्रेटरी। 1 साल के बाद वहाँ पे वो फेल हो गए, उनको हटा दिया। फिर खालिद अनवर ने साकिब निसार को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया था, जो उनकी काबिलियत नहीं थी।
साकिब साहब ने जब बने तो उन्होंने खालिद अनवर का एहसान उतारने के लिए उनका दामाद मुनीर अख्तर को चौथे नंबर से खड़े करके कोर्ट में ले आए, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क में तबाही और कोर्ट और आज जो मसला आपने देखा होगा कि कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने मना कर दिया कि आप मेरिट पे नहीं कर रहे। 4 जजेस के अगेंस्ट 5 जजेस ने फैसला कर दिया। उस फैसले को भी उन्होंने मतनादा बना दिया है साकिब साहब ने कि वो फैसला हो गया और कहते हैं फैसला नहीं हुआ। काजी फैज़ साहब ने तो लेटर लिख दिया उसके ऊपर। तो होता ये है कि एक आदमी जब मेरिट पे नहीं आता फिर वो अपने साथ बैठा के करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि जब आए थे परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने इलेक्शन कराए और क्यू लीग वगैरह को साथ मिला मिलू किया, तो जब प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो ज़फ़रुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया बलूचिस्तान के। वो बिल्कुल ही अननोन पॉलिटिशियन थे। जब सीट पे आए तो 1 साल के बाद कुछ परवेज़ मुशर्रफ ने उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं करता, ये रूल के ख़िलाफ़ है। उसने कहा तुम कौन से रूल के साथ आए हो? उसने उसको हटा दिया, इसको शौकत अजीज़ को लगा दिया था। तो ये होता है कि जब आदमी मेरिट पे नहीं आता तो जब वो बैठे होते हैं तो उसको जब वो पे काम नहीं कर सकता है। तो जज का जो है रोल है सिंध हाई कोर्ट या प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज ही वो चीफ जस्टिस बन सकता है। सही। कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है। तो वहाँ से जो उठा के लाते हैं तो वो सीनियर मोस्ट जज को लाना चाहिए। जो चारों हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस आ जाएं, ये आने चाहिए। ये साकिब साहब ने गलत कर दिया। यही चीज़ अताउल्लाह ने अता बंदियान ने फॉलो किया और आज जो है पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो टर्मोइल में है और पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो यानी हर इंसान को पता चल गया पाकिस्तानी को कि ये जुडिशरी जो है वो सही नहीं है। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आएगा, ट्रांसपेरेंसी की करप्शन में आएगा कि जुडिशरी जो है वो सबसे करप्ट है। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर को। मैं आपको और क्या बताऊं कि तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल टोटल फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सर फिर ये सब कुछ भी इंटेंशनली किया जा रहा है, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने आप को फ़ायदे पहुंचाने के लिए? लेकिन फ़ायदे पहुंचाने का तो यही है कि यही सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अता बंदियान इन्होंने जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए, तो चौथे दिन अखबारों में AIY TV में आ गया कि भाई ये FIA के अफसरों का ट्रांसफ़र कर दिया है, इनके ऊपर केसेस थे उसके। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने लेटर लिखा और चीफ जस्टिस ने एक बेंच बना दिया, सुमोटो केस ले लिया। वो ये 3 जज हाथ उसके थे और कहा कि ये सारे के सारे ऑर्डर कर दिया कि सारे ट्रांसफर सबको लाइन हासिल कर दिया। वो जब आई खबर जब FIA का दिया तो उसमें के 3 FIA के ट्रांसफ़र हुए थे, वो इमरान खान के ज़माने के हुए, कोई इसका था ही नहीं। अब क्या हुआ है? अब ये आए हैं और परवेज़ इलाही ने आते ही जो है जो बुशरा के ख़िलाफ़ केस था, फरागोगी के खिलाफ एंटी करप्शन, उसको हटा दिया। कोई ये जज सो रहे हैं। मतलब ये जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इम्प्रेशन बैठा हुआ है पूरे सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहे हैं, दीज 3 जजेस आर अगेंस्ट दी केयरटेकर गवर्नमेंट मुल्क टू फंक्शन। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ रही है क्योंकि फिर इंटरनेशनल क्राइसिस पाकिस्तान पे आ गया कि कोई पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा कि आपके जो पता नहीं ये गवर्नमेंट कर रहेगी नहीं रहेगी। बहुत तो इसलिए डॉलर महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो, इनको फिक्र ही नहीं है। और आवाम पिस रहे हैं, आवाम पिस रही है। मगर वो ये लगे हुए हैं, शौकत तरीन साहब लगे हुए हैं कि मैं, या हफीज़ शेख लगे हुए हैं, या बाकर रजा बैठे हुए हैं इस वक्त कि हम जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेंगे। यानी ये तो अखबारों में मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कोई हमारी राय नहीं होती, हम तो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रेस में चल रहा है और क्या हकीकत है क्या गलत है। अब इस पर आप देखें कि नोटिफिकेशन आते ही निकाल दिया पूरा का पूरा। परवेज़ इलाही ने आते ही बुशरा और फरागोगी की मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी। ये कितनी बड़ी खबर है और देखें इसको किस तरह से छुपाया गया, कहीं हाईलाइट नहीं हो रही, इसको हाईलाइट नहीं है। जस्टिस अता बंदियाल के 3 मेंबर बेंच ने लिख के ऑर्डर में दिया हुआ है परवेज़ इलाही किसी भी ट्रांसफ़र को पिछले वाले को कैंसिल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ये लिख के दिया है। सही। मतलब ये अपनी
यानी जिस बेंच 3 का बेंच है उसने ये लिख दिया। परवेज इलाही को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, गलत काम करने में इजाजत दी है और उन लोगों को सही काम करने की सलाह दे रहे हैं बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को। ये हाल है इसका। अब इसके अंदर दूसरी जो आप बता रही थी कि परवेज इलाही और शेख रशीद का जो मसला चल रहा सर, था, ये क्या मामला है? शेख रशीद साहब जो हैं वो करप्ट तरीन आदमी है। उनका केस अभी इसी के अंदर पंजाब के अंदर चल रहा है कि ये रिंग रोड पे इन्होंने कोई 160 केनाल जमीन जो है वो 64 करोड़ रुपए में बेची है। सही। यानी एक केनाल 500 गज होती है। तो ये सर तो ये वो एक केनाल 500 गज होती है, ये उसने उसके पैसे चार्ज किए हैं 50 लाख रुपए, जबकि एक केनाल का 1/2 बिकेगा और हाफ बनेगा तो 1 करोड़ रुपए तो इसने उनसे ले लिए। और उस पर ये पैसा कहाँ से आया इसके पास? इसके बारे में जब बात हुई तो ये शेख रशीद ने कहा कि ये परवेज इलाही जो है ये ब्लैकमेलर है। तो उसका आप देखें कि ये मोने सलाही ने कहा कि ये शेख रशीद साहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडरान ने इनके बुजुर्गों से जनाब अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे मतलब ये स्टूडेंट ये फोकट आदमी था, जीरो था, और वो उनसे चंदा लिया करता था दरूर इलाही से जो शुजात के वालिद थे। ये बताया आज ये जो है ये अरबपति है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के इसकी मिस डिक्लेरेशन उसके बहरिया टाउन के अंदर इसने कहा 1 करोड़ की है, वो 5 करोड़ की निकली थी, वो उसको कुछ नहीं किया हाकिम इंसान ने। और ये है, और आज जो है ये वोट दे रहा है ये परवेज इलाही को, और परवेज इलाही जो है इनके मतलब ये मुल्क का जो है ये डाकू चोर इमरान खान के साथ बैठे हुए। देखिए अब तो सामने नजर आ रहा है, जिसको डाकू कहते रहे वो अब आपके वजीर आला। और ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है, शेख रशीद ने कहा था टीवी के प्रोग्राम चलते हैं जिसके अंदर इमरान खान को तुम तो एक तांगा पार्टी हो, तुम क्या क्रिकेट के कैप्टन हो, जाओ जाके क्रिकेट खेलो। इमरान खान ने कहा था कि मैं चपरासी नहीं रखूंगा शेख रशीद को, उसको उसने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया था। मतलब ये है, और जो इनके फॉलोअर हैं पीटीआई के, उनको ये नजर ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए आए हुए थे। शेख रशीद हो गया, और खान साहब के साथ जो बाकी लोग हैं, और मतलब ये इस वक्त जो है ना इमरान खान साहब का जो बहुत बड़ा केस एक्सपोज हो रहा है कि यही अबराज ने शौकत खानम को भी पैसे दिए। सही। मतलब ये इनके जितने भी ट्रस्ट फंड हैं उसका मिसयूज है, वो भी इंक्वायरी खुल रही है कि पैसा अरबों डॉलर जो है वहाँ से लेके मिस यूज करते रहे। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं सैयद आदिल गिलानी साहब के ये जो करप्शन के केसेस खुल रहे हैं ये अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंचे, और खासतौर पर जो आवाम को इतने लंबे अरसे से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त और तज्जिए का। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सैयद आदिल गिलानी साहब, साबिक सफ़ीर, और दानिश्वर। आज हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।